हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट्स, यानी कि खनिज लवणों के अवशोषण की क्रिया विधि के संबंध में पढ़ रहे थे। देखिए, खनिज लवण पाठों में खनिज लवणों के अवशोषण की क्रिया विधि दो तरह की क्रियाओं द्वारा होती है, एक सक्रिय अवशोषण और दूसरा निष्क्रिय अवशोषण। देखिए, निष्क्रिय अवशोषण के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया कि पौधों में खनिज लवणों का किस तरह से निष्क्रिय पैसिव एब्सॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। आज पढ़ेंगे अपन सक्रिय अवशोषण, यानी कि पौधों में खनिज लवणों का सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्सॉर्प्शन। देखिए, सक्रिय अवशोषण किस प्रकार से होता है कि सक्रिय अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो उपापचयी ऊर्जा है किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में उसकी आवश्यकता होती है। तो उपापचयी ऊर्जा के सहयोग से विद्युत रासायनिक विभव के विरुद्ध आयनों का विसरण क्या कहलाता है? सक्रिय अवशोषण कहलाता है। देखिए, विद्युत रासायनिक विभव जो है उसके विरुद्ध आयनों का अवशोषण होता है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे सक्रिय अवशोषण कहते हैं। देखिए, सक्रिय अवशोषण को समझने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। यहाँ अपन 3 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत है वाहक संकल्पना, कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी। पहला सिद्धांत कौन सा है? संकल्पना कौन सा है? कैरियर कॉन्सेप्ट है। देखिए, वाहक संकल्पना का प्रतिपादन वॉन डेन हॉनेट ने किया। ये परिकल्पना किसने दी? वॉन डेन हॉनेट ने 1937 में द्वितीय परिकल्पना। देखिए, इस परिकल्पना के अनुसार क्या होता है कि जो आयनों का अवशोषण या स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? वाहकों के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? वाहकों के माध्यम से। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अवरोधक झिल्ली होती है, उसके बाहरी सतह से भीतर की ओर, यानी कि आउटर स्पेस से, बाह्य क्षेत्र से भीतर की ओर, इनर स्पेस यानी कि आंतरिक द्वीप स्थान की ओर आयनों का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? वाहकों के माध्यम से होता है। यानी कि कुछ वाहक पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, प्रोटीन्स होते हैं जो वाहक का कार्य करते हैं, और वो आयनों को बाहर से भीतर की ओर ले जाते हैं, यानी आउटर स्पेस से इनर स्पेस की ओर स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। तो देखिए, इस विधि को समझने के लिए 3 सूत्रों में इस विधि को स्पष्ट किया गया है। पहला देखिए, वाहक किसके साथ क्रिया करेगा? ये वाहक होता है, ये देखिए निष्क्रिय अवस्था में होता है। प्रारंभ में क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था में, ये सक्रिय नहीं होता है, निष्क्रिय होता है। तो ये पहले क्या होगा? सक्रिय होगा। तो वाहक एटीपी के साथ क्रिया करेगा, एटीपी के साथ क्रिया करके निष्क्रिय वाहक किसमें बदलेगा? सक्रिय वाहक। जैसे ये अक्ष जैसे निष्क्रिय वाहक था। क्या था? निष्क्रिय वाहक। ये सेल मेम्ब्रेन है, निष्क्रिय वाहक था। एटीपी ग्रहण करेगा, ये एटीपी के साथ क्रिया करके देखो, एटीपी में बदलेगी तो कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, और उस ऊर्जा को वाहक के द्वारा ग्रहण किया जाएगा, और वाहक निष्क्रिय वाहक से किसमें बदल जाएगा? सक्रिय वाहक में। अब जो निष्क्रिय वाहक था वो किसमें बदल गया? सक्रिय वाहक में, यानी कि एक्टिव कैरियर में बदल गया। तो ये देखिए, सक्रिय वाहक क्या करेगा? सक्रिय वाहक किसके साथ क्रिया करेगा? आयन के साथ क्रिया करेगा। जैसे मैंने यहाँ पोटेशियम आयन दिखाया है, तो आयन के साथ क्रिया करेगा, यानी कि सक्रिय वाहक, देखिए सक्रिय वाहक आयन के साथ क्रिया करेगा, और क्या बनाएगा? सक्रिय वाहक आयन कॉम्प्लेक्स बनेगा। सक्रिय वाहक आयन सम्मिश्रण बनेगा। दोनों का क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा, सम्मिश्रण बनेगा। और ये कॉम्प्लेक्स जो बना है, ये जो सक्रिय वाहक आयन कॉम्प्लेक्स बना है, ये देखिए
बाह्य सतह से भीतर की ओर जाएगा, स्थानांतरित होगा। तो ये जो भीतर की ओर स्थानांतरण होगा और मेम्ब्रेन की भीतरी सतह पर क्या होगा कि जो ये सक्रिय वाहक है, कॉम्प्लेक्स है, इससे आयन जो है वो इनर स्पेस यानी कि आंतरिक क्षेत्र में मुक्त कर दिया जाएगा और जो वाहक था सक्रिय वाहक अब वो किसमें बदल जाएगा, वापिस निष्क्रिय वाहक में बदल जाएगा, क्योंकि जो ऊर्जा थी इसके पास वो ऊर्जा किसमें काम आ गई, आयन को बाहर से भीतर की ओर ले जाने में काम आ गई और ये सक्रिय वाहक वापिस किसमें बदल गया, निष्क्रिय वाहक में। फिर से ये ऊर्जा ग्रहण करेगा, फिर से वही प्रोसीजर पूरी संपन्न होगी। इस तरह से वाहकों के माध्यम से आयनों को बाह्य क्षेत्र से, आउटर स्पेस से सेल मेम्ब्रेन के जो सेल मेम्ब्रेन है उसको पार करके इनर स्पेस में स्थानांतरित करने का कार्य कौन करेंगे, वाहक। तो वाहकों के द्वारा ये स्थानांतरण होता है, इसलिए इसको कहते हैं कैरियर कॉन्सेप्ट। और अपन इसको इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये वॉन डेन कॉर्नेट द्वारा दी गई वाहक संकल्पना थी, ठीक है। दूसरी संकल्पना कौन सी है, साइटोक्रोम पंप परिकल्पना, साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस। देखिए साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस जो है वो लुंडेगार्ड और बर्स्ट्रॉम दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये प्रतिपादित की 1933 में। इनके अनुसार क्या था कि पौधों में श्वसन दर जो है, श्वसन दर एवं आयन अवशोषण में सीधा संबंध होता है। देखिए इनके अनुसार क्या था कि ऋण आयनों का अवरोधित झिल्ली की बाहरी सतह से भीतर की ओर स्थानांतरण साइटोक्रोम्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ऋण आयनों का स्थानांतरण। यहां देखिए इन्होंने बताया कि ऋण आयन और धन आयनों का स्थानांतरण स्वतंत्र होता है, यानी कि अलग अलग तरह से होता है। ऋण आयनों का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है, किसके द्वारा होता है, साइटोक्रोम्स के द्वारा होता है। साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, साइटोक्रोम्स कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, यानी कि इनमें हिम समूह होता है, आयरन होता है। और देखो ये अलग अलग तरह के होते हैं, आगे भी अपन पढ़ेंगे, श्वसन के दौरान भी देखो वहां पढ़ेंगे आगे पीटीएस साइकिल में, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम डी। तो साइटोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने ये बताया कि जो ऋण आयन है उनका स्थानांतरण अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर किसके द्वारा होता है, साइटोक्रोम्स के द्वारा, इसलिए इसको साइटोक्रोम पंप परिकल्पना कहते हैं। और धन आयनों का स्थानांतरण कैसे होता है, निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा। धन आयन बाहरी सतह से झिल्ली की आंतरिक सतह की ओर निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो दोनों का अलग अलग स्वतंत्र रूप से स्थानांतरण होता है। तो ये थी साइटोक्रोम पंप परिकल्पना। तीसरी है वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना, वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। तो देखिए दोनों को साथ में ले लिया, वैद्युत प्रवणता, रासायनिक प्रवणता, अलग अलग अपन देखें तो वैद्युत प्रवणता का मतलब होता है झिल्ली के दोनों ओर आवेश में अंतर, ठीक है। आवेश में अंतर का मतलब है कि देखो बाहर की ओर क्या है, धनावेश अधिक है, भीतर की ओर धनावेश क्या है, कम है। तो डिफरेंस हो गया आवेश का झिल्ली के दोनों ओर। इसी तरह से अंदर ऋणावेश ज्यादा है, बाहर ऋणावेश कम है, तो झिल्ली के दोनों ओर आवेशों का क्या है, अंतर है। इसीलिए अपन क्या कह रहे हैं, वैद्युत प्रवणता उत्पन्न होगी इससे। और रासायनिक प्रवणता का मतलब होता है मेम्ब्रेन के दोनों ओर जो सोल्यूट है, विलेय है, जैसे आयंस है, उनकी सांद्रता में जो अंतर है, उनकी सांद्रता में जो अंतर है उसी को अपन क्या कहेंगे, रासायनिक प्रवणता। तो देखो ये वैद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना है, ये दी थी पीटर माइकेल द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इस परिकल्पना में इन्होंने क्या बताया कि ऋण आयनों का स्थानांतरण जो होता है अवरोधक झिल्ली के बाहरी सतह से भीतरी सतह की ओर, वो कैसे होता है कि मेम्ब्रेन जो होती है उसकी बाहरी व भीतरी सतह पर उत्पन्न वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है।
यानी कि जो ऋणायन है उनका स्थानांतरण कैसे होता है, किसके कारण होता है, अवरोधक झिल्ली के बाहरी व भीतरी सतह पर उत्पन्न वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है। इस विधि में एटीपीएज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एटीपीएज क्या है, एक एंजाइम है। एटीपीएज क्या है, एंजाइम है, तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो स्टूडेंट्स ये अपने खनिज लवणों के सक्रिय अवशोषण से संबंधित 3 सक्रिय विधियां थी, सिद्धांत थे, संकल्पनाएं जिनके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 अपना प्लांट न्यूट्रिएंट्स था ये कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट अब आगे अपन करेंगे चैप्टर नंबर 9 एंजाइम्स के बारे में, जो कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। धन्यवाद।